सोचिए, हजारों साल पहले जब कोई कैलकुलेटर नहीं था, कोई कंप्यूटर नहीं था, तब प्राचीन गणितज्ञों ने इस दुनिया को कैसे मापा होगा। मतलब बिना किसी मॉडर्न टूल या स्टैंडर्ड फॉर्मूले के इतनी जटिल गणनाएं कैसे की होंगी। आज की इस विश्लेषण में हम बिल्कुल यही एक्सप्लोर करने वाले हैं। हम सीधे प्राचीन गणित के उस रहस्य में गोता लगाएंगे और देखेंगे कि वो लोग असल में कितने एडवांस थे। इस पूरे एक्सप्लेनेशन के लिए हम जिस प्राचीन भारतीय ग्रंथ का सहारा ले रहे हैं वो है नारद पुराण। और हम इसके पौराणिक हिस्से की नहीं, बल्कि इसके बेहद खास गणितीय खंड की बात कर रहे हैं। सच में ये कोई आम किताब नहीं है, ये एंशिएंट एल्गोरिदम और ज्योमेट्री का एक ऐसा खजाना है जिसने सदियों पहले मुश्किल से मुश्किल सवालों को चुटकियों में सुलझा दिया था। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह समझेंगे। शुरुआत करेंगे बेसिक प्राचीन बीजगणित से, फिर बढ़ेंगे विकर्ण यानी हाइपोटेनियस की तरफ, उसके बाद सीखेंगे त्रिभुज को काटना, फिर उसका फाइनल क्षेत्रफल निकालना, और आखिर में देखेंगे कि बड़ी आकृतियों के लिए इसे कैसे स्केल अप किया जाता था। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले बिल्डिंग ब्लॉक से, प्राचीन बीजगणित और सर्वसमीकाएं। देखिए, नारद पुराण में संकलन व्यवकलनाभ्याम नाम का एक बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। इसका सीधा सा मतलब है जोड़ और घटाव करके वर्ग यानी स्क्वायर निकालना। चलिए इसे एकदम प्रैक्टिकल उदाहरण से समझते हैं। टेक्स्ट में जो दिया गया है उसी को लेते हैं। मान लीजिए x है 4 और y है 3। अब वर्गों का अंतर देखिए, अगर हम 4 + 3 को 4 - 3 से गुणा करें तो क्या आएगा? 7 × 1 यानी 7, है ना? और अगर हम सीधे 4 के स्क्वायर यानी 16 में से 3 का स्क्वायर यानी 9 घटा दें, तब भी बिल्कुल साथ ही आता है। इसी तरह वर्गों के योग का सिद्धांत सिद्ध करता है कि x - y का होल स्क्वायर दोनों के स्क्वायर्स के योग में से उनके गुणनफल के दुगने को घटाने के बराबर होता है। ये फॉर्मूले आज भी मॉडर्न मैथ की सबसे बड़ी नींव हैं। अब इन्हीं फॉर्मूलों से कमाल की ट्रिक निकलती है, जिसे इष्ट विधि कहा गया है, यानी वांछित विधि। अब इसमें क्या खास है? खास ये है कि इसने किसी भी बड़े नंबर का स्क्वायर निकालना एकदम आसान बना दिया। बड़ी बड़ी संख्याओं को गुणा करने के बजाय ये विधि सिर्फ जोड़ और घटाव का इस्तेमाल करती है। असल में ये सिर्फ एक शॉर्टकट नहीं है। आगे चलकर ज्योमेट्री के जो बड़े बड़े सवाल आने वाले हैं, उन्हें सुलझाने का ये एक मास्टर टूल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं हमारे दूसरे हिस्से की तरफ, विकर्ण अवधारणा। अब आगे बढ़ने से पहले चलिए कुछ प्राचीन संस्कृत के शब्दों को आज के अंग्रेजी शब्दों से जोड़ लेते हैं, ताकि चीजें एकदम क्लियर रहें। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल के बेस को उन्होंने कहा भुज। जो लंबवत रेखा या परपेंडिकुलर है उसे कहा कोटि, और इन दोनों को जोड़ने वाली जो सबसे लंबी रेखा होती है ना, उसे नाम दिया कर्ण, जिसे आज हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं। और ये चीज इस डायग्राम में बहुत ही शानदार तरीके से इलस्ट्रेट की गई है। इस प्राचीन चित्र को देखिए, ये साफ दिखाता है कि कैसे भुज और कोटि मिलकर वो 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं और कर्ण उन्हें पूरी तरह से लॉक कर देता है। इतने पुराने टेक्स्ट में अमूर्त गणित को इस तरह विजुअल्स में देखना वाकई अद्भुत है। चलिए आप खुद मेरे साथ ये कैलकुलेशंस करके देखिए। हम टेक्स्ट वाला ही क्लासिक 3-4-5 राइट ट्रायंगल लेते हैं। मान लीजिए भुज 3 है और कोटि 4 है, तो रूल क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर भुज और कोटि के स्क्वायर्स के योग के बराबर होता है। 3 का स्क्वायर हुआ 9 और 4 का 16, दोनों को जोड़ा तो हो गया 25, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बिल्कुल सही, 5। तो देखा आपने कैसे बिना किसी कॉम्प्लेक्स टूल के सिर्फ 2 साइड्स पता होने पर तीसरी साइड उन्होंने आराम से निकाल ली। चलिए अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर, त्रिभुज को काटना। अब असली प्रॉब्लम यहाँ शुरू होती है। मान लीजिए आपके पास एक ऐसा टेढ़ा मेढ़ा ट्रायंगल है जिसका कोई भी एंगल 90 डिग्री का नहीं है, और आपको सिर्फ उसकी 3 साइड्स की लंबाई पता है। अब आप इसका एरिया कैसे निकालेंगे? इसके लिए उन्होंने एक 5 स्टेप का मेथड बनाया। इसे थोड़ा आराम से समझते हैं। उदाहरण में ट्रायंगल की साइड्स हैं 13, 14 और 15। स्टेप 1, किसी एक साइड को, मान लीजिए 14 को बेस यानी भूमि मान लीजिए, बाकी बची 13 और 15। स्टेप 2, अब एक इंटरमीडिएट वैल्यू निकालनी है जिसे लब्धि कहते हैं। कैसे? बाकी दोनों साइड्स 13 और 15 को जोड़िए, हो गया 28। उनके अंतर यानी 2 से गुणा कर दीजिए तो मिला 56। अब इसे भूमि 14 से डिवाइड कर दीजिए।
56 भाग 14, हमें मिला 4। ये 4 ही हमारी लब्धि है। अब सवाल ये है कि इस लब्धि यानी 4 का करना क्या है। यहीं पर आबादा का कॉन्सेप्ट एंट्री लेता है। अगर आप ट्रायंगल के टॉप से बेस पर एक सीधी लाइन यानी एल्टीट्यूड गिराते हैं तो वो बेस को 2 हिस्सों में काट देता है। इन्हें ही आबादा कहते हैं। बड़ी आबादा निकालने के लिए बेस 14 में लब्धि 4 को जोड़िए और आधा कर दीजिए, आया 9। छोटी आबादा के लिए बेस में से लब्धि घटाइए और आधा कर दीजिए, तो आ गया 5। देखा आपने, 14 का पूरा बेस अब 9 और 5 के 2 एकदम सटीक हिस्सों में कट चुका है। तो अब जब हमने ट्रायंगल को काट ही दिया है तो बढ़ते हैं अपने फाइनल क्षेत्रफल की गणना की ओर। अब हमारे पास बेस के 2 टुकड़े हैं। एरिया निकालने के लिए हमें बस ट्रायंगल की ऊंचाई चाहिए, जिसे उन्होंने लंब कहा। और इसे निकालने का तरीका बहुत ही एलिगेंट है। किसी भी एक साइड का स्क्वायर लीजिए और उसमें से उसी तरफ वाली आबाठा का स्क्वायर घटाकर उसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। उदाहरण के लिए साइड 15 का स्क्वायर हुआ 225, उसमें से आबाधा 9 का स्क्वायर यानी 81 घटाइए, बचा 144। और 144 का रूट क्या होता है? 12। ये ऊंचाई हमेशा 12 ही आएगी, चाहे आप इसे दूसरी तरफ से ही क्यों ना निकालें। अब फाइनल स्टेप, हाफ इंटू बेस इंटू लंब, यानी आधा गुना 14 गुना 12। जवाब आता है 84, और वो भी बिना किसी मॉडर्न ज्योमेट्री फॉर्मूले के। तो यहाँ सबसे अहम बात क्या है? इस समरी टेबल को ध्यान से देखिए। हमने सिर्फ 3 नंबर्स 13, 14, 15 से शुरुआत की थी। हमने एक बेस चुना, एक लब्धि निकाली, बेस को 2 टुकड़ों में काटा, एकदम सटीक ऊंचाई निकाली और आखिर में 84 का एरिया निकाल लिया। मतलब ये एक पूरी तरह से फूल प्रूफ स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिदम है। और अब आते हैं अपने आखिरी पड़ाव पर, बहुभुज का मापन, यानी बड़े आकारों को कैसे स्केल अप किया जाए। अगर ये 5 स्टेप वाला तरीका सिर्फ ट्रायंगल्स तक सीमित रहता तब भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि होती। पर प्राचीन विद्वान यही नहीं रुके। जब उनके सामने चतुर्भुज या पंचभुज जैसी बड़ी और कॉम्प्लेक्स शेप्स आईं, तो पता है उन्होंने क्या किया? उन्होंने कोई नया उलझा हुआ फॉर्मूला नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने इन बड़े आकारों को छोटे ट्रायंगल्स में तोड़ दिया। एक चतुर्भुज को 2 ट्रायंगल्स में बांट दिया, पंचभुज को 3 में। फिर हर एक पर वही अपना पुराना 5 स्टेप मेथड लगाया, सबका अलग अलग एरिया निकाला और अंत में सबको जोड़ दिया। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, ये सच में शानदार इंजीनियरिंग थिंकिंग है। नारद पुराण के इन पन्नों में जब हम ये सूत्र देखते हैं, भुजगो विकृतेयो मूलम कुण शंकणश्च दो भणीत, तो सच में एक अजीब सा रोमांच महसूस होता है। ये हमें याद दिलाता है कि कैलकुलस और साइंटिफिक कैलकुलेटर्स के आने से सदियों बल्कि हजारों साल पहले इंसान का दिमाग ज्योमेट्री के इतने गहरे राज खोल चुका था। ये सिर्फ कोई पुरानी लाइनें नहीं हैं, ये गणित के वो नियम हैं जो समय के साथ कभी नहीं बदलते। तो जब हम इन प्राचीन फॉर्मूलों, डायग्राम्स और एल्गोरिदम्स को आज भी इतना सटीक पाते हैं, तो एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है, क्या गणित की ये जो यूनिवर्सल लैंग्वेज है, ये हमें सीधे प्राचीन दुनिया के उन जीनियस लोगों के दिमाग से कनेक्ट नहीं करती? ऐसा लगता है ना, जैसे अतीत के वो महान विचारक इन नंबर्स और आकृतियों के जरिए आज भी हमसे संवाद कर रहे हैं। जरा इस बारे में सोचिएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।